जब भारत में रहने वाले लोग एक दूसरे के भाषाओं का सम्मान करते हैं तो कितना बढ़िया लगता है। और जब भाषाओं पर राजनीति हावी हो जाती है तब क्या होता है, यह आपको अभी करंटली महाराष्ट्र में घटे एक घटना से, कर्नाटका में आए दिन घट रहे घटना से और तमिलनाडु में हो रहे भाषा पॉलिटिक्स से समझना चाहिए। दरअसल हुआ ये कि महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर से लगी महाराष्ट्र के एक जिला बेलगावी में एक बस कंडक्टर जो कन्नड़ में बात कर रहा था, उसे बस में सवार कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें मराठी नहीं आती और इस भाषा के विवाद में लड़ाई हो जाता है। और ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि दोनों स्टेट्स के गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। महाराष्ट्र की सरकार को यह कहना पड़ता है कि हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया और कर्नाटका के सरकार को भी इसके भीतर आकर कहना पड़ता है कि इस प्रकार के एजिटेशन ना हो। लेकिन कर्नाटका की सरकार को क्या शर्म नहीं आता जब वो ये बात कहती है? क्या ये केवल महाराष्ट्र में हुआ है? महाराष्ट्र केवल एक ऐसा स्टेट है? दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी स्टेट की कोई भी भावना को आहत नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन आप जरा बताओ कि आए दिन क्या ऐसे वीडियोस नहीं आते हैं जहां पर कर्नाटका में हिंदी स्पीकिंग लोगों को केवल इसलिए पीटा जाता है कि उनको कन्नड़ भाषा नहीं आती। और तो और कर्नाटका में आ रहे इतने इंसिडेंट्स जो होते हैं वो सारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं कर्नाटका की। दोस्तों, हम एक ऐसे महान देश भारत के हिस्से है जहाँ पर इतने सारे भाषाएं बोली जाती। हमें एक दूसरे के भाषाओं को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, एक दूसरे के भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन केवल किसी को इसलिए पीट देना चाहिए क्योंकि उसे हमारी नेटिव भाषा नहीं आती। ये कहाँ का न्याय हो गया? और ऐसा नहीं कि ये केवल महाराष्ट्र या कर्नाटका की ही बात है। ऑलमोस्ट भारत के सभी राज्यों में लगभग 8 से 10 राज्यों में ये केसेस आते रहते हैं। अभी एक ज्वलंत मुद्दा तमिलनाडु से उठकर आया दोस्तों। तमिलनाडु में अभी NEP स्कीम, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है कि हर राज्य को 3 लैंग्वेजेस पढ़ाने होंगे। एक जो राज्य का लैंग्वेज है, एक अंग्रेजी और एक हिंदी। अब तमिलनाडु सरकार का ये कहना है कि हम अपने राज्य में हिंदी का इम्पोजिशन नहीं होने देंगे। अरे यार, किसी भाषा को सीखना क्या इम्पोजिशन होता है? तमिलनाडु में एक हेट का वातावरण बनाया जा रहा है दोस्तों। लगभग साल भर के बाद वहां पर चुनाव है, कुछ तो मुद्दे चाहिए। तो तमिलनाडु की सरकार भारत की केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि समग्र शिक्षा स्कीम के तहत जो समग्र शिक्षा का फंड है उसको भारत की सरकार ने रोक के रखा हुआ है। और सोर्सेस के मुताबिक ये सामने आ रहा है, PM श्री स्कूल्स को जो खोले जाने हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, उन पॉलिसीज को एग्री नहीं कर रही है तमिलनाडु की ये वर्तमान सरकार। इसीलिए इन सारी चीजों में इतनी तनातनी हो रही है। दोस्तों, डर इस प्रकार फैलाया जा रहा है तमिलनाडु में, ये कहा जा रहा है कि अगर हिंदी यहाँ सिखाई जाने लगी तो तमिल भाषा का पर खतरा मंडराएगा। कैसे खतरा मंडराएगा मेरे भाई? बिहार में हिंदी चलती है तो क्या लोग भोजपुरी नहीं बोलते? क्या भोजपुरी भूल गए लोग? क्या मिथिला में मैथिल नहीं बोली जाती? क्या हरियाणा के लोग हिंदी बोलते तो हरियाणवी छोड़ दिए वो लोग? क्या पंजाब में हिंदी चलता है तो पंजाबी नहीं बोलते हैं लोग? क्या महाराष्ट्र मुंबई में हिंदी चल रहा है तो क्या वहां पर मराठी नहीं बोल रहे हैं लोग? ये फालतू सी राजनीति कर रहे हो ना आप। और इतनी अच्छी टॉपिक भाषा, जो भाषा एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सिखाती है, आप उस भाषा का विरोध कर रहे हो, ये कहते हुए कि अगर ये भाषा यहाँ आ गई तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी? दोस्तों, तमिलनाडु में भाषा की राजनीति और हिंदी का अपोजिशन कोई नया चीज नहीं है। इसकी शुरुआत अगर हम किताबों में देखें तो 1937 में हुए चुनाव से आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप इसकी जड़ों में जाते हो तो ये लगभग 1900s के फर्स्ट डिकेड से ही शुरू हो गया था। दोस्तों, भारत के भीतर जब विदेशी आक्रांता आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, तो वो लोग यहाँ पर अकेले नहीं आते। वो लोग आते हैं एक माइंडसेट से, रिलीजियस कन्वर्जन के। BBC न्यूज की एक आर्टिकल की माने तो साल 1832 तक तमिल भाषा में लगभग 40,000 से अधिक ईसाई धर्म के किताबें और पर्चे छप चुके थे। 1852 आते आते इनकी तादाद 2,10,000 से भी अधिक हो गई। इससे आप साफ समझ सकते हो कि साउथ इंडियन स्टेट्स में कितना बड़ा धावा बोला था ईसाई मिशनरियों ने। इससे तमिलनाडु में रहने वाले हिंदू अलर्ट हो गए। जो हिंदू पूजा पाठ किया करते थे, जो हिंदू संस्कृत को अपने कल्चर का हिस्सा माना करते थे, उन्होंने इसका विरोध शुरू कर। अगर हम ईसाई मिशनरियों के स्कूल की बात करें तो साल 1852 तक 1185 ईसाई मिशनरियों के स्कूल खुल चुके थे। स्कूल खुलने से तमिल हिंदुओं को परेशानी नहीं थी, लेकिन उन स्कूल में जो हो रहा था, जिस प्रकार की पढ़ाई पढ़ाई जा रही थी, जहां पर हिंदुओं के 38,000 बच्चे पढ़ते थे, उन बच्चों के दिलो दिमाग में कन्वर्जन भरा जाता था। इस चीज से तमिल हिंदूज को प्रॉब्लम होती थी। भारतीय संस्कृति पर हो रहे इस आघात को लेकर सबसे अधिक चिंतित थे तमिल के ब्राह्मण। और उस वक्त अगर बड़े पोस्ट की बात करें, बड़े अधिकारियों की बात करें, तो ब्राह्मण समाज के लोग बड़े बड़े पोस्ट पर काबिज थे। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की भी बात करें तो कांग्रेस पार्टी, जो साल 1900 के पहले दशक तक देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर चुकी थी, वहां पर भी ब्राह्मण नेताओं का वर्चस्व सा माना जाता था। इस चीज से तमिलनाडु के जो अन्य समाज के लोग हैं, वो लोग विरोध का मन बना रहे थे। और विरोध ऐसा कि उनका विरोध करते करते वो अपनी ही संस्कृति का विरोध कब करने लगे,
मालूम ही नहीं चला। कांग्रेस में रह रहे तमिलनाडु के वैसे नेता जिनको संस्कृत से प्रॉब्लम होने लगी थी, वो लोग ये जानते थे कि अगर हम कांग्रेस में रहेंगे तो ये जो वर्चस्वशाली समाज है इनसे मुकाबला नहीं हो पाएगा। तब टीएम नायर और पीटी चेट्टी ने कांग्रेस से बगावत कर दी और एक अपना अलग घोषणा पत्र जारी कर दिया। और वहां के उस वक्त के स्पिरिचुअल लीडर मरमलाई अडिगल ने तमिल शुद्धिकरण का अभियान चालू कर दिया। और चूंकि तमिलनाडु के ब्राह्मण खुद को संस्कृत से जोड़ते थे, आर्यों का वंशज मानते थे खुद को, इन्होंने खुद को उनसे अलग करने के लिए एक अपनी ही थ्योरी बना ली, द्रविडियन थ्योरी। और फिर इन्हीं आंदोलनों का नतीजा होता है कि साल 1920 में जस्टिस पार्टी नाम की एक पार्टी का फॉर्मेशन होता है। जस्टिस पार्टी ने अपने आप को ये कहते हुए स्थापित किया कि ये तमिल पहचान का काम करेगी, और इसके बाद इनका आंदोलन सतत तेज हो गया। ये लोग कांग्रेस के विरोध में गए, ये लोग संस्कृत के विरोध में गए, ये लोग हिंदी के विरोध में गए। धीरे धीरे अपने अलग तमिल पहचान बनाने वाली ये पार्टी अलगाववाद की एक जड़ बन गई और आगे जाकर एक अलग तमिल राष्ट्र यानी कि द्रविड़ नाडु बनाने की मांग करने लगी। इसी के बीच साल 1937 के चुनाव आते हैं। जस्टिस पार्टी कांग्रेस पार्टी को खुली चुनौती देती है, लेकिन चुनाव के मैदान में जस्टिस पार्टी मात खा जाती है और कांग्रेस पार्टी जीतकर सी राजागोपालाचारी को मद्रास प्रेसिडेंट का सीएम चुना जाता है। मुख्यमंत्री बनकर 6 मई साल 1937 को सी राजगोपालाचारी एक तमिल पत्रिका में ये लिखते हैं कि जब हम हिंदी सीख लेंगे तभी दक्षिण भारत के राज्यों को सम्मान मिलेगा। ये बयान जस्टिस पार्टी और उनके आंदोलन को बिल्कुल भी रास नहीं आई। उसके तुरंत बाद सी राजगोपालाचारी ने मद्रास प्रेसिडेंसी के सारे सेकेंडरी स्कूल्स में हिंदी पढ़ाना को अनिवार्य कर दिया। यहाँ मौका मिल जाता है जस्टिस पार्टी को अपने आंदोलन को और तेज करने की, और जस्टिस पार्टी के साथ आग में घी डालने का काम करती है मुस्लिम लीग। अब पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में इसके विरोध का मसौदा तैयार किया जाने लगा। त्रिची से लेकर मद्रास तक एक लंबी पदयात्रा निकाली गई 42 दिनों की, 239 गांवों को पार करके, और नारे दिए गए कि आर्य हंस रहे हैं और तमिल रो रहा है। फिर 1938 के साल में एंट्री होती है पेरियार की इस एंटी हिंदी एजिटेशन में। पेरियार जिसको एंटी हिंदी एंटी इंडियन ब्रिगेड इतने अपने सर पर चढ़ाता है, इसीलिए क्योंकि पेरियार ने एक द्रविड़ नेशन की मांग कर दी। पेरियार ने तमिल के लिए एक अलग स्टेट की ही मांग कर दी। तो जो डिवीजन वाली पॉलिटिक्स करेगा उसकी ऐसे लोग इज्जत तो करेंगे। 1939 में पेरियार बनता है अध्यक्ष जस्टिस पार्टी का। उसके बाद 3 वर्षों तक ये एंटी हिंदी प्रोटेस्ट पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में चलाता है। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कज़गम रखा। साल 1949 के पेरियार के इस पार्टी का विघटन होता है और सीएन अन्नादुराई एक नई पार्टी बनाते हैं जो इसी की विचारधारा को फॉलो करती है, जिसका नाम होता है द्रविड़ मुनेत्र कज़गम यानी कि डीएमके, जिसके नेता अभी स्टालिन हैं। आप अब इस चीज को इंटरलेट कर सकते हो कि ये तोड़ने वाली डिविजिव पॉलिटिक्स कहां से आती है। फिर आता है साल 1947 जब देश आजाद होता है और उसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग उठती है। इस पर चर्चाएं होने लगती है। तो ऐसे स्टेट्स जहां पर लोग हिंदी नहीं बोलते वो लोग इस बात का विरोध करते हैं। तब एक बीच का रास्ता निकाला जाता है कि 47 के बाद 15 सालों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रखा जाएगा। राष्ट्रभाषा के नाम पर कोई भी भाषा घोषित नहीं होगी। 15 साल के बाद वक्त आता है साल 1962 का। दोस्तों जैसे ही 15 साल पूरा होता है, भारत की केंद्र सरकार ये चाहती है कि अंग्रेजी को हटाया जाए और हिंदी को सर्वसम्मति से लागू किया जाए। लेकिन तमिलनाडु के नेता इस चीज का विरोध करने लगते हैं और एक व्यापक वायलेंट प्रोटेस्ट छिड़ जाता है। हिंदी भाषा का विरोध करते करते उस वक्त डीएमके के जो प्रेसिडेंट थे सीएन अन्नादुराई, उन्होंने ये निर्णय लिया कि साल 26 जनवरी 1965 को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये उस वक्त के कांग्रेस सरकार को कहीं मंजूर नहीं था कि 26 जनवरी के दिन काला दिवस मनाया जाए। इसीलिए 3000 डीएमके के कार्यकर्ताओं को अन्नादुराई के साथ अरेस्ट कर लिया गया। अब इस अरेस्ट से जो एजिटेशन हुआ, जो प्रोटेस्ट वहां चलने लगे, जो भीड़ वहां जमा हुई, उस भीड़ को संभालने गई तमिलनाडु की पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों की मृत्यु कर दी जाती है उन भीड़ के द्वारा। और उसके बाद सरकार और इन आंदोलनकारियों में इस प्रकार युद्ध छिड़ता है कि ऑफिशियली 70 लोगों की मृत्यु हो जाती है इस आंदोलन में। ये भाषा आंदोलन इतनी उग्र होने लगी कि तमिलनाडु से उस वक्त के केंद्र सरकार में रहे 2 मंत्री ओवी अलगेसन और सी सुब्रमण्यम ने सरकार से इस्तीफे दे दिए। ये आंदोलन इतनी घातक बनती जा रही थी कि अंत में उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को ऑल इंडिया रेडियो पर आकर ये घोषणा करना पड़ा कि इंग्लिश को अभी डिस्कार्ड नहीं किया जाएगा, ये आगे भी जारी रहेगी। इसके बाद आता है साल 1966 में तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शन, जहां पर कांग्रेस को बुरी तरह से हार मिलती है और डीएमके वहां पर जीत के आती है। फिर साल 1968 में सीएम बने अन्नादुराई ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसने कांग्रेस सरकार की इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद से जितनी भी सरकारें आई, जिसकी भी सरकार आई, सब ने इस पॉलिसी को रिजेक्ट ही किया। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक पॉलिटिकल एजिटेशन को, एक पॉलिटिकल आंदोलन को
संस्कृति को बचाने का आंदोलन दिखाया गया। और विश्व की किसी भी भाषा से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अपने ही देश में बोले जाने वाली भाषा हिंदी अगर इंट्रोड्यूस होती है तब लोगों को बहुत दिक्कत है। दोस्तों, अब आप समझ सकते हो कि क्यों भारत की पहले की सरकारें भी यही चाहती थी कि भारत की सभी भाषाएं भारत के सभी स्टेट्स के लोग जाने। आज जो कर्नाटका में कन्नड़ नहीं बोलने के कारण मराठियों के साथ हो रहा है, हिंद बिहारियों के साथ हो रहा है, तमिलों के साथ हो रहा है, आज जो महाराष्ट्र में जो आप न्यूज़ सुन रहे हो जहाँ पर कर्नाटका के एक बस कंडक्टर को थूर दिया गया, आज तमिलनाडु में भाषा को लेकर जो रोज देखा जा रहा है, ये सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि भाषा को हमने एक ऐसा चीज मान लिया कि ऐसा हथियार मान लिया जिससे लड़ाइयां हो सके, जबकि भाषा तो हमें जोड़ने के लिए बनी हुई। बस केंद्र सरकार को इसमें एक चीज करनी चाहिए कि जिस प्रकार केंद्र सरकार चाहती है कि साउथ इंडियन स्टेट्स में हिंदी को लोग सीखे, वैसे ही हिंदी स्पीकिंग रीजन में भी साउथ इंडियन भाषाओं को सिखाने का प्रयास होना चाहिए। आपके विचार इस पर क्या होंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर जरूर रखना। राम राम।